और कई बार हमारे साथी जब इस बात को कहते हैं कि 1947 में हमने ये फैसला लिया यहाँ रुकने का, वो सुन के मुझे बहुत दुख होता है। कृपा करके ये कहना बंद कीजिए, ये आपका मुल्क था, है और रहेगा, इसमें कोई भी ये बात करने की जरूरत नहीं। दो तरह के कानून का नजरिया है इस देश में, एक अली खान महमूदाबाद के मामले में है और एक विजय शाह के मामले में है। और मैं अदीब साहब से कहना चाहता हूं, आप कोई पोस्ट लिखते हैं अब कठिन अंग्रेजी में मत लिखा कीजिए। कठिन अंग्रेजी में लिखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। साफ साफ हिंदी में लिखिए, उर्दू में लिखिए, उसका हो सकता है ट्रांसलेट करा लें। अंग्रेजी का तो भाटिया मैडम ने बता दिया कि हम उठा के जेल में डाल देंगे अगर कठिन अंग्रेजी लिखोगे। ये देश सेकुलर है, इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी धमका के हमको जो चाहेंगे वो कर लेंगे, या बीजेपी जो चाहेगी वो कर लेगी, या आरएसएस जो चाहेगी वो कर लेगी। ये देश सेकुलर है और अपने मिजाज से, अपने विचारों से सेकुलर है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वक्फ बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े, जिसमें सिर्फ 24 मुसलमान थे, बाकी सब हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे। प्रोग्राम को कंक्लूड किया जाए, तो मैं इससे पहले कि अदीब साहब कंक्लूड करें, हमारे बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह साहब मौजूद हैं। और संजय सिंह साहब को जब हम सुनते हैं तो लगता है कि सड़क का संघर्ष संसद में बोल रहा है, तो वो आवाज़ आपके बीच। अदीब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। लेकिन मैं ये बैनर पढ़ रहा था कि IMCR और APCR पब्लिक मीटिंग ऑन प्रोटेक्टिंग वक्फ लैंड्स। अब मुझे लगता है कि आगे आपको ये जैन टेम्पल लैंड्स भी लिखवाना पड़ेगा, उसके बाद टेम्पल लैंड्स भी लिखवाना पड़ेगा, फिर आपको गुरुद्वारा लैंड्स भी लिखवाना पड़ेगा और चर्च के लैंड्स भी लिखवाना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्फ के कानून के बाद 90 साल पुराना जैन धर्म का मंदिर वहां गिरा दिया गया मुंबई के अंदर। बोध गया में लड़ाई चल रही है कि वहां पे भी कमिटीज में उनके जबरदस्ती गैर बौद्ध को उसमें शामिल किया गया है। तो ये लड़ाई यहां तक सिर्फ सीमित रहने वाली नहीं है। और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था और यहां पे भी इस बात को कह रहा हूं कि इसके पीछे का जो बड़ा मकसद है, क्योंकि वक्फ की जमीनें सब प्राइम लोकेशंस पे हैं, तो उन सारी जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को वो जमीन प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। ये मेरा सीधा आरोप है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, एकदम सीधा आरोप। और ये इसके पीछे का मकसद यही है। और आगे यही चर्च के साथ होगा, मंदिरों के साथ होगा। अयोध्या में अडानी को 23,000 एकड़ जमीन रक्षा विभाग की दी गई है। उसमें 2 बाबाओं का भी नाम है। आपने एक कानून इस देश के अंदर बनाया, अभी हमारे साथी सांसद संविधान की बात करके गए। संविधान में कुछ आपको मौलिक अधिकार दिए गए जिसमें कहा गया कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो आपका फंडामेंटल राइट्स है। और संविधान की धारा 25 से लेकर 28 तक, 29 तक यह बताती है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा करने की, अर्चना करने की, उपासना करने की, इबादत करने की, प्रेयर करने की, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने की पूरी आजादी है। और अपनी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की पूरी आजादी है। इसमें कोई नरेंद्र मोदी और कोई बीजेपी वाला कुछ नहीं कर सकता। यह कानून हमको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान से मिला है। और यह बिल एक गैर संवैधानिक बिल है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। और अभी सिन्हा साहब जब यहां पे बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया इस बिल के लाने के पहले पूरे देश में।
हिटलर के प्रचार सचिव का जिक्र भी उन्होंने किया। क्या क्या कहा गया। मैं जेपीसी का मेंबर था वक्फ कमेटी में, तो कहा गया कि साहब जिस भी जमीन को मुसलमान चाहे उसको वक्फ घोषित कर दे, और वक्फ बोर्ड कहता है ये वक्फ हो गई तो वक्फ हो गई। तो जब वक्फ बोर्ड के लोग आए वहां पे और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी ऑफिसर बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि ऐसा है क्या। कहने लगे नहीं साहब। हमने कहा तो क्या प्रक्रिया है। तो कहने लगे कि जिसकी जमीन है वो एक फॉर्म भरेगा, उस फॉर्म को भर के देगा कि हम ये अपनी जमीन वक्फ करना चाहते हैं, और उसके बाद आपत्ति के लिए एक समय दिया जाएगा कि ये जमीन, इंस्पेक्टर उसको जांच करेगा, सर्वेयर उसकी जांच करेगा, और आपत्ति के लिए निश्चित समय दिया जाएगा कि अगर किसी को इस जमीन के दान में कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। उसके बाद वो समय निकल जाने के बाद वो संपत्ति वक्फ में दर्ज की जाती है। ये प्रक्रिया है। हमने कहा दूसरा, कह रहे साहब ये 6 महीने के अंदर कागज देना होगा। तो एक सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट मिला वहां पे। जेपीसी के मीटिंग के दौरान जावेद भाई थे, आपने देखा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि हिंदुस्तान की 99.2% संपत्ति ऑनलाइन हो चुकी है। वामसी पोर्टल पे इसको डाल चुके हैं। ये सारी जांच हो चुकी है, ये सब पंजीकृत हो चुकी है, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, इसके कागजात चेक किए जा चुके। तो हमने कहा फिर आपको क्यों कागज चाहिए। और एक स्टेटमेंट मिला मुझे उस समय के जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब मंत्री थे, उनका स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि देश की 100% संपत्ति जो है वो डिजिटाइज्ड हो चुकी है, वक्फ की संपत्ति। फिर कागज किस बात के लिए आपको चाहिए, क्यों आप ये लाना चाहते हैं। इसके पीछे है मकसद झगड़ा कराने का। 100 साल पुराना, 150 साल पुराना, 300 साल पुराना किसी मंदिर का कागज भी आप मांग लेंगे, नहीं मिलेगा। मस्जिद का कागज मांग लेंगे, नहीं मिलेगा। किसी गुरुद्वारे का कागज मांग लेंगे, नहीं मिलेगा। चर्च का कागज मांग लेंगे, नहीं मिलेगा। तो आप इससे एक झगड़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं ये कानून लाके कि आपको 6 महीने के अंदर कागज जमा करना पड़ेगा। दूसरी क्या खतरनाक बात इसमें लिखी है आपने इस वक्फ बिल के अंदर लिखा कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, तभी वो दान कर सकता है। अब पूरी दुनिया में कोई कानून आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि यह कहे कि दान के लिए आपको पहले धार्मिक रीति रिवाजों को मानना पड़ेगा, तब आप दान कर सकते हैं। यह अद्भुत कानून हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं। कह रहे दान करना है तो 5 साल के लिए आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनो। तो हमने कहा भैया तय कैसे करोगे। मुसलमानों के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाओगे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, रोजा रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, जुमे की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इन्होंने कैसे आप तय करेंगे। और मैंने यहां पे, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने जो वहां पे कहा फिर से यहां कह रहा हूं, मैंने कहा कि कोई आदमी हिंदू धर्म का मानने वाला हो, कोई आदमी सिख धर्म का मानने वाला हो, ईसाई धर्म का मानने वाला हो, इस्लाम धर्म का मानने वाला हो, या किसी भी धर्म को ना मानता हो, नास्तिक हो, उसको भी दान करने से आप कतई रोक नहीं सकते हैं। दान होता है अपनी जमीन का, अपनी प्रॉपर्टी का, कोई भी आदमी कर सकता है। तो ये आपने एक कानून इसमें जबरदस्ती का डाल दिया। दूसरा, उनको वक्फ बोर्ड के आमदनी की बड़ी चिंता है आप लोगों की कि साहब वक्फ बोर्ड की आमदनी नहीं हो रही है, और सच्चर की कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए वक्फ प्रॉपर्टीज का। तो मैंने कहा भाई ज्यादा मेहनत मत कीजिए, आप सिर्फ एक अडानी को पकड़ के लेके आइए, वो नीरव मोदी को पकड़ के लेके आइए, 20,000 करोड़ रुपए उससे वसूलिए, और 12,000 करोड़ रुपए आप वक्फ बोर्ड को दे दीजिए, 8,000 करोड़ आप अपने पास रख लीजिए। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इतनी सीमित नहीं है, उसको बहुत छोटा करके दिखाया जा रहा है। मैं चाहता हूं जो लोग वक्फ पे बात कर रहे हैं वो सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट पढ़ें, और उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो,
करीब करीब 363 ऐसी प्रॉपर्टी है, 363 ऐसी संपत्तियां हैं जहां सरकार ने वक्फ की जमीन पे कब्जा कर रखा है, जहां सरकार ने वक्फ की जमीन पे कब्जा कर रखा है। तो आप उन जमीनों को खाली कराइए, ये भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया है। तो हमने कहा ये आप क्यों नहीं बताते? फिर कहने लगे हमें पसमादा की बड़ी चिंता है, मुस्लिम महिलाओं की बड़ी चिंता है। मैंने कहा इसमें तो कहीं रोक है ही नहीं कि मुस्लिम महिलाएं मेंबर नहीं बन सकती, वो पहले से ही है। दूसरा, पसमादा की आपको चिंता है, तो एक सुझाव मैंने भी दिया। मैंने कहा भाई अगर आप ये चिंता आपको है तो ये चिंता आपको हिंदुओं के लिए भी सतानी चाहिए। और देश के 80% दलित, आदिवासी, पिछड़ा और महिलाओं को हिंदू संस्थानों के पुजारी बनाओ, कमेटियों में रखो, उनके बोर्ड में शामिल करो, तब आप बात करो। ये इस तरह की दोहरी बातें करने से फायदा नहीं है। दो तरफा आप चाल चलेंगे, ये ठीक नहीं है। और दो तरफा चाल हो रही है इस देश में। दो तरह के कानून का नजरिया है इस देश में। एक अली खान महमूदाबाद के मामले में है और एक विजय शाह के मामले में है। और मैं अदीब साहब से कहना चाहता हूं, आप कोई पोस्ट लिखते हैं, आप कठिन अंग्रेजी में मत लिखा कीजिए। कठिन अंग्रेजी में लिखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। साफ साफ हिंदी में लिखिए, उर्दू में लिखिए, उसका हो सकता है ट्रांसलेट करा लें। अंग्रेजी का तो भाटिया मैडम ने बता दिया कि हम उठा के जेल में डाल देंगे अगर कठिन अंग्रेजी लिखोगे। तो ये हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तानाशाही से जिस तरह से इस देश को चलाने की कोशिश की जा रही है वो ठीक नहीं है। और कई बार हमारे साथी जब इस बात को कहते हैं कि 1947 में हमने ये फैसला लिया यहां रुकने का, वो सुन के मुझे बहुत दुख होता है। कृपा करके ये कहना बंद कीजिए, ये आपका मुल्क था, है और रहेगा, इसमें कोई भी ये बात करने की जरूरत नहीं। क्योंकि ये बात जब मैं सुनता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। मैंने अपने कई मुस्लिम साथियों से शेयर भी इस बात को किया। मैंने कहा ये क्यों कहते हो कि हमने 47 में निर्णय लिया और सोचा और समझा। रहे भाई, ये आपका मुल्क है, आपने निर्णय क्यों लिया? आपके बाप दादा, आपके पुरखे यहां पे रहे, यहां पैदा हुए आप, तो आपका मुल्क है, ये कहने की जरूरत नहीं है। ये देश सेकुलर है, इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी धमका के हमको जो चाहेंगे वो कर लेंगे, या बीजेपी जो चाहेगी वो कर लेगी, या आरएसएस जो चाहेगी वो कर लेगी। ये देश सेकुलर है और अपने मिजाज से, अपने विचारों से सेकुलर है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वक्फ बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े, जिसमें सिर्फ 24 मुसलमान थे, बाकी सब हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे। 95 वोट राज्यसभा में पड़े, जिसमें मुश्किल से 5 और 6 मुसलमान रहे होंगे, बाकी सब हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे। कोई भी गलत काम होगा उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाने के लिए खड़े रहेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि हम लोग कमजोरी की हालत में हैं। होता है राजनीति में, कभी किसी की संख्या ज्यादा हो गई, इसका मतलब क्या है? मैदान छोड़ के भाग जाएंगे? बिल्कुल भागेंगे नहीं। आंख में आंख मिला के इनसे लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक के लिए, संविधान के लिए, जायज बातों के लिए। उसमें पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है यह कहना बिल्कुल बंद करना चाहिए कि हमने 47 में फैसला लिया। यह आपका ही मुल्क है, आपने क्या फैसला लिया? आपका मुल्क है ये, और ये एक सेकुलर मुल्क है। ये संख्या बल का खेल तो बदलता रहता है। अभी पूरे देश ने दिखाया ना, पहलगाम के बाद, पहलगाम की घटना के बाद पूरे हिंदुस्तान ने दिखाया कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। पहलगाम की घटना के बाद कश्मीर के गलियों में, मोहल्लों में, गांवों में, लाल चौक तक में प्रदर्शन हुआ और सबने कहा यह निंदनीय घटना है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। और रो रो के लोगों ने इस बात को कहा। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, पूरे देश के मुसलमान आपके साथ खड़े हुए। मस्जिदों में उन्होंने ऐलान किया कि हम इसके
इस मामले में भारत की सरकार के साथ हैं। सर्वदलीय बैठक में हमने कहा कि हम साथ में हैं। हां, मार्केटिंग करने के लिए हम साथ में नहीं हैं। मार्केटिंग मुबारक हो मोदी जी को। आज उन्होंने बोला है कि हमारे शरीर में खून, गर्म खून नहीं बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है। मुझे शर्म आई ये बात सुनकर। भारत के प्रधानमंत्री की ये बात। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी वो 4 आतंकवादी पकड़े नहीं गए जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े, और आपने उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी है। आपने उसके नाम पे वोट बटोरना शुरू कर दिया। चश्मा लगा के और सेना का ड्रेस पहन के और बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगवा के आप घूम रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में आपको आने की फुर्सत नहीं है। आप बिहार के चुनाव में जाके रैली संबोधित कर रहे हैं। फिल्मी सितारों को संबोधित कर रहे हैं मुंबई में, केरल में उद्घाटन कर रहे हैं, आंध्र में उद्घाटन कर रहे हैं। 73 देशों की आपने यात्रा की, 124 बार विदेश की यात्रा की। आपको अब समझ में आया कि सर्वदलीय संसदीय दल भेजना चाहिए। पुलवामा की घटना के बाद सर्वदलीय संसदीय दल क्यों नहीं भेजा गया? उरी की घटना के बाद क्यों नहीं भेजा गया? गलवान घाटी की घटना के बाद क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि तब आपको लग रहा था कि 3 बार दिन में सूट बदल के और विदेशों में जा जाके घूमेंगे और कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई की तरह गले मिलते रहेंगे, तो इससे बहुत अच्छी विदेश नीति हो जाएगी। विदेश नीति इससे नहीं होती है। विदेश नीति होती है कि जब आप अपने देश के अंदर ऐसा माहौल बना के पैदा करते हैं जिससे पूरी दुनिया आपकी तरफ देखे और आपके समर्थन में खड़ी हो, तब वो उसमें आपको सफलता मिलती है। तब आपकी आवाज में दम होता है। तब आपकी आवाज में दम होता है। तो इसलिए वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में, कानूनी लड़ाई भी इसकी चल रही है, इस लड़ाई में हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ हैं। और ये गैर संवैधानिक बिल है। मैंने जेपीसी में भी इसका विरोध किया, पार्लियामेंट के अंदर भी विरोध किया। जब भी आपने बुलाया आपके साथ आकर इसका विरोध किया। आगे भी जब आप बुलाएंगे आपके साथ खड़े होके इसका विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक तरीके से, और जो अपने अधिकार हैं उसको लेके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।